पूर्णिमा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की, जो अब मुंबई जैसे बड़े शहर की एक मॉडर्न फैमिली में शादी होकर आ तो गई, पर उनके व्यवहार को अभी जानते हुए उसे एक ही दिन बीता था। मम्मी, आपको पता तो था कि भाभी शुरू से ही गांव में रही है, आपने फिर भी विकास भैया से उनकी शादी करवा दी। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे बाबूजी के ऊपर इसने और इसके पिता ने कोई जादू टोना कर दिया था, तभी तो गांव गए और इस गवार का रिश्ता लेकर आ गए। पर फंसा तो मैं ना। मेरे सब दोस्त कितना मुझ पर हंसेंगे कि मैंने शहर की मॉडर्न लड़कियां छोड़कर गांव की गवार से शादी कर ली। ये सब पापा की वजह से हुआ है। वो तो मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे थे, अगर मैं शादी के लिए हाँ ना करता तो बोल रहे थे कि मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब तो शादी हो गई है। तभी कलावती की छोटी बहन आशा आ जाती है। बहुत कुछ कर सकते हैं दीदी, हमारे पास विकास की दूसरी शादी करवाने का भी ऑप्शन है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ये पूर्णिमा ज्यादा दिन यहाँ टिकेगी, क्योंकि इसको तो हमारे शहरी शौक पता ही नहीं है। एक काम करते हैं, कल सबका खाना कर रहे हैं ना, बहू से पास्ता बनवा लेते हैं। इसने तो आज तक पास्ते का नाम भी नहीं सुना होगा। मौसी जी ठीक कह रही मम्मी, हम भाभी से पास्ता बनवाएंगे। आप तो ना उनको शर्त रख देना कि अगर वो पास्ता बनाने में फेल हो गई तो फिर उन्हें मायके रहने भेज देंगे, बस फिर पीछे से हमारा काम हो सकता है। मम्मी प्रियंका ठीक कह रही है। आप पूर्णिमा के सामने यही शर्त रखो कि अगर वो कल सबके लिए पास्ता नहीं बना पाई तो आप उसे कुछ महीने के लिए मायके छोड़ देंगे। मम्मी, मुझे किसी भी तरह से उस गवार से पीछा छुड़ाना है, और अभी कुछ समय के लिए तो आप उसे उसके गांव भेज ही दो। सबने मिलकर सोच लिया था कि किसी भी तरह पूर्णिमा को उसके मायके भेज कर ही रहेंगे। शाम को कलावती ने पूर्णिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, पूर्णिमा, कल जो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं उनमें तुम्हारे ससुर जी के भी दोस्त हैं और विकास के भी, तो इसलिए कल तुम्हें सबके लिए स्पेशल पास्ता रेडी करना है। तुम्हें पास्ता बनाना आता है ना? पास्ता वो मैं... क्यों, कोई परेशानी है? देखो, कल अगर तुम पास्ता बनाने में फेल हो गई और तुम मेहमानों के लिए पास्ता नहीं बना पाई तो हमारी ये शर्त रहेगी कि तुम अगले 6 महीने तक अपने मायके में रहोगी, और फिर तुम जब तक सारा शहरी खाना, पास्ता, नूडल, पिज्जा, चाउमीन वगैरह वगैरह बनाना सीख नहीं जाओगी तब तक यहाँ वापस मत लौटना। अरे दीदी, पहले बहू को पास्ता बनाने तो दो, क्या पता ये बना ले और इसे मायके जाने की नौबत ही ना आए। जाओ बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कल फिर सबके लिए पास्ता भी बनाना है ना। पूर्णिमा अपने कमरे में चली जाती है। कलावती और आशा एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। अगले दिन रसोई में पास्ता बनाने की कोई तैयारी नहीं थी और ना ही पूर्णिमा की कोई मदद कर रहा था। पूर्णिमा अकेले ही रसोई में खड़ी थी। तभी उसके ससुर अपने हाथों में कुछ थैले पकड़े हुए वहां आ जाते हैं। पूर्णिमा बहू, ये लो पास्ता बनाने का सारा सामान। मैंने जो जो समझ में आया सब कुछ खरीद लिया। अब ये सब मिलकर बनाते रहते हैं तो मुझे इतना तो पता ही रहता है कि पास्ता में क्या क्या सामग्री डलती है, पर बनाना मुझे नहीं आता। ये कोशिश तो बहू तुम्हें खुद ही करनी होगी। पापा जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं। बिल्कुल बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इस परीक्षा को जरूर पास करोगी। अब समय आ गया है बहू, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमारी बहू कौन है। सब लोग हॉल में नई बहू के हाथ का पास्ता खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, मैं एक बार किचन में देख कर आती हूँ, भाभी से पास्ता बना भी है या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पास्ता बनाया होगा, वो तो देसी खाना ही बनाना जानती हैं। हाँ हाँ, देख कर आ कि आखिर रसोई में इतनी देर से कर क्या रही है। प्रियंका जैसे ही किचन में जाने लगती है तभी वो पूर्णिमा को अपने हाथ में पास्ता सजाकर लाते हुए देखती है। पास्ते की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह बहू, पास्ते की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी जल्दी मेहमानों को सर्व कर दो और मुझे सबसे पहले देना। हाँ जी पापा जी। वैसे मम्मी जी, आपके पास्ते में ऊपर से कुछ स्पाइसेस जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो वगैरह ज्यादा छिड़कना है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लोगे? विकास, मैंने आपके लिए रेड सॉस पास्ता भी रेडी किया है। मुझे पता है आपको रेड सॉस पास्ता बहुत पसंद है एक्स्ट्रा चिली के साथ। और प्रियंका, मैंने तुम्हारा भी अलग पास्ता बना दिया है जिसमें वेजिटेबल्स कम है। ये लीजिए पापा, आपका हल्के मसाले वाला पास्ता। मैंने सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पास्ता रेडी कर दिया है। मौसा जी, ये लीजिए आपका पास्ता। मैंने साथ में और भी डिशेस बनाई हैं, वो भी आप टेस्ट करके देखिएगा। हाँ, पर तुम इतना सब कुछ? पूर्णिमा पास्ता बनाना जानती है और वो भी इतनी तरह के, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो दीदी, अभी तक ये माजरा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो गांव की लड़की है,
इसे इतना बढ़िया पास्ता बनाने कैसे आ सकता है? मम्मी, पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाया भाभी ने। इसका तो टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी फेमस शेफ ने बनाया हो। पूर्णिमा के ससुर अपने कुछ जान पहचान के लोगों को पूर्णिमा से मिलवाते हैं। उन्हीं मेहमानों में से एक औरत पूर्णिमा का नाम लेते हुए बोली, शेफ पूर्णिमा, आपकी बहू है बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर का ताज पहनने वाली शेफ पूर्णिमा। मुझे तो सचमुच तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने जो रेसिपी अपनी साइट पर डाली थी ब्रेड का पिज्जा बनाने वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे ट्राई भी किया, बहुत टेस्टी बना था वो। थैंक यू आंटी। वैसे जब से अभी शादी हुई है तब से तो मैंने अपनी साइट खोल कर ही नहीं देखी, कुछ काम ही नहीं किया उस पर। अब फिर से कंटिन्यू करूंगी। और थैंक यू, आप सबके प्यार से मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और भी नई नई रेसिपीज डालती रहूंगी। पूर्णिमा की बातें सब गौर से सुन रहे थे। सब लोग हैरान रह गए कि जिस पूर्णिमा को वो गांव की गंवार समझ रहे थे, वही गांव में पली बढ़ी पूर्णिमा अपने हुनर से बहुत सी कुकिंग प्रतियोगिताएं जीत चुकी थी और शेफ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उसे मिल चुका था। सब लोगों के जाने के बाद पूर्णिमा अपने बारे में बताती है, पापा जी ने ही मुझे मना किया था कि मैं आप सबको अपनी सच्चाई ना बताऊं। आप सबने मुझे प्यार दिया ही नहीं। आप सबने सोचा ये तो गांव की लड़की है, इसे कुछ नहीं आता होगा। पर ऐसा नहीं है मम्मी जी, गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं। मुझे बस आप सबकी सोच को बदलना था। शायद आप सबकी सोच अब बदल चुकी होगी, पर मुझे सचमुच इन कुछ दिनों में बहुत दुख हुआ। किसी ने भी मुझसे प्यार का एक शब्द तक नहीं बोला। सब मुझसे नफरत ही करते रहे, मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करते रहे। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई आप सबका प्यार पाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए। पर आप सब तो मुझे यहाँ से निकालने के लिए प्लान कर रहे थे, मैं सब जानती हूँ। अचानक बोलते बोलते पूर्णिमा बहुत तेज रो पड़ी। उसके साथ साथ कलावती, प्रियंका, आशा सब रो पड़ी। विकास को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। सब बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने पूर्णिमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सब पूर्णिमा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो पूर्णिमा बहू, हम सचमुच बहुत गलत थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी भाभी। रो मत बहू, हम सचमुच अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैंने भी गलत किया, मुझे माफ कर दो पूर्णिमा, आई एम सो सॉरी। सबको अपनी गलती का एहसास था। इसके लिए पूर्णिमा सबको माफ करके अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। अब लाओ, चाय तो जरूर पियेंगे। तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है, और ये साथ में पकौड़े भी लीजिए प्लीज, ये भी मैंने बनाए हैं। अरे वाह, तब तो जरूर चखेंगे। ये कहानी है आरती की। आरती बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। उस दिन आरती के लिए उसके घर रिश्ता आया था। सुमन अपने बेटे आकाश का रिश्ता आरती के लिए लाई थी। आरती ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकौड़े बनाए थे। फिर जैसे ही सुमन ने पकौड़ा चखा, बढ़िया बनाए हैं जी, मेरी बेटी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके हाथ के खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। अब तो आप झट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद ही आकाश और आरती की शादी हो गई। आकाश शहर में चाय पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो पकौड़े बेचकर आराम से अपने घर का गुजारा कर लेता था। फिर शादी के 2 दिन बाद क्या हुआ, आप बड़ी जल्दी जग गए? मैं तो रोज इसी समय जग जाता हूँ। सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ और फिर पकौड़ों की तैयारी करता हूँ। फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुंचना होता है ना। देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे अपने अपने काम पर, बिना मेरे ठेले पर नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी जागना पड़ता है। और वापस कब आते हो आप? ये तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करा देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप इतना काम अकेले करेंगे और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद आरती ने सबसे पहले आकाश के साथ उसका ठेला साफ करवाया। अरे वाह, सच में आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, एक से भले दो। सही कह रही हो। वैसे आज तो जोश जोश में करा दिया, कल भी कराओगी ना मेरी मदद? हाँ क्यों नहीं, पत्नी हूँ आपकी, हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। आरती की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और फिर अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया।
उस दिन आकाश रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था, जिससे हुआ ये कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आए और उस दिन आकाश की अच्छी खासी बिक्री हुई। फिर वो दोपहर में 1 बजे ही सारे पकौड़े बेचकर घर वापस भी आ गया। अरे, आज बहुत जल्दी आ गया बेटा, क्या हुआ, सब ठीक है? ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद आकाश ने एक सांस में अपनी माँ सुमन को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुमन भी बहुत खुश हुई। अब तो हर रोज आकाश और आरती सुबह जल्दी उठते और आकाश जल्दी ही अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू में तो आकाश की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन आकाश सीधा शाम को 4 बजे घर आया और उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी? और ये क्या, ठेले पर सारा सामान तो वैसे का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया है आरती, अब लोग मेरे ठेले पर नहीं आ रहे। क्यों, आसपास कोई और ठेला लगने लगा है क्या? हाँ, ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और मेरे पास बस अब कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस नए ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। अपने पति को परेशान देखकर आरती भी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपने पति की परेशानी दूर करके रहेगी। ये सोचकर अगले दिन आकाश के जाने के बाद वो भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वो सीधा आकाश के ठेले पर गई और फिर, अरे आज यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं, बस एक पकौड़ा खिला दो, मैं वही खाने आई हूँ। एक क्यों, सारे खाओ। ये कहकर आकाश ने गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट लगा कर दी। आरती ने खूब स्वाद लेकर वो पकौड़े खाए और फिर आरती उस नए पकौड़े वाले के पास गई जिसने आकाश के सारे ग्राहक उससे छीन लिए थे। वहां उसने देखा कि असल में उस ठेले पर मिर्च के पकौड़े तले जा रहे थे, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। तो आरती ने भी एक प्लेट ऑर्डर की और फिर, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के लोगों को तीखे पकौड़े चाहिए। अब समझी। इसके बाद आरती वहीं से सीधा अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसकी माँ फूलवती और पिता राधेश्याम बहुत खुश हुए और फिर, पापा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हाँ पापा, आप एक काम करो, अब आप अपने खेत में तीखी मिर्च की खेती करो। अच्छा, खेती तो मैं कर लूंगा, प्रधान जी से कहकर बीज का इंतजाम भी हो जाएगा, पर इतनी सारी मिर्च खरीदेगा कौन? मैं खरीदूंगी पापा, सारी की सारी, बस मिर्च तीखी होनी चाहिए। इसके बाद आरती वापस लौट आई। ग्राहक कम होने से आकाश की माली हालत खराब होती जा रही थी। फिर ठीक 2 महीने बाद आरती अपने मायके से 2 बोरी भरकर मिर्च अपने ससुराल ले आई और आकाश के ठेले के लिए वो खुद उन तीखी मिर्चों के पकौड़े बनाने लगी। आकाश का काम अब सिर्फ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना, आओ आओ, खा लो तीखी मिर्ची के पकौड़े, दुनिया के सबसे तीखे पकौड़े, आओ आओ। आकाश की आवाज सुनकर वाकई बहुत सारे ग्राहक उसके ठेले के पास जमा हो गए और फिर देखते ही देखते ठेले पर मौजूद सारे पकौड़े बिक गए। और फिर ठीक 1 साल बाद, आहा भाई, मजा आ जाता है यहाँ के पकौड़े खाकर, वाह 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 वाह, आहा। दुकान पर खड़ा हर ग्राहक यही बात कर रहा था और उधर काउंटर पर, अब तुम संभालो आरती, मैं जरा गांव जाकर मिर्च ले आता हूँ। हाँ, और सुनो, ये 25,000 रुपए लेते जाओ, पापा को दे देना 10 बोरे मिर्च के लिए। वैसे अपने पापा के लिए मुझे लूट तो नहीं रही हो तुम? हाँ, लूट रही हूँ, अब जाओ जल्दी। भगवान करे सबको ऐसी ही लुटेरी पत्नी मिले।